फ्रोज़न शोल्डर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, कैसे होता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी फिजियोलॉजी क्या है और ट्रीटमेंट कैसे है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोज़न शोल्डर को अडेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अडेसिव मतलब अधेर हो जाना, चिपक जाना, एंड कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन होना। हमारे शोल्डर जॉइंट में जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल के इन्फ्लेमेशन होने पे फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर एक शोल्डर जॉइंट का ऐसा कंडीशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेन और स्टिफनेस आ जाती है जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है एंड एक पीक पे पहुंचने के बाद ग्रेजुअली कम होने लग जाती है। इसमें फ्रोज़न शोल्डर में जो हमारा शोल्डर कैप्सूल है वो यूजुअली थिक और टाइट हो जाता है जिसकी वजह से शोल्डर को मूव करने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और दिक्कत आती है। हमारा एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड, जिसका मेन काम होता है जॉइंट को लुब्रिकेट करके रखना, जॉइंट की मूवमेंट को मेंटेन करना। जब साइनोवियल फ्लूइड कम होने लग जाता है तो बैंड ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत पेनफुल हो जाती है। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रोजन शोल्डर के? फर्स्टली, पेन। शोल्डर जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होना और स्पेसिफिक टाइप से ये डल और एक ही पेन होता है। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन मतलब शोल्डर को मूव करने में दिक्कत होना और पूरा रेंज ना मूव हो पाना। रिस्ट्रिक्टेड ओवरहेड एक्टिविटीज़ ड्यू टू पेन मतलब कि सर के ऊपर की रेंज में हाथ को जाने में दिक्कत होती है और दर्द होता है, जैसे कि अनएबल टू कोम हेयर मतलब हेयर्स को कोम करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी केसेस में ये भी देखा जाता है कि स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है ड्यू टू पेन। पेन के कारण पेशेंट को सोने में भी दिक्कत आती है। अब आते हैं हाउ डज इट हैपन। फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है? ये हमारी एक शोल्डर की एनाटॉमी है जिसमें कि ये हमारा क्लेविकल बोन है और ये हमारा एक्रोमियल जॉइंट है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये स्कैपुला है। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि ग्लीनोइड कैविटी, ग्लीनोइड लेब्रम और बर्सा आता है। बर्सा एक शॉक रेजिस्टेंस होता है और एक कुशन की तरह काम करता है हमारे। तो अब होता क्या है फ्रोजन शोल्डर के केसेस में? फ्रोजन शोल्डर में ये जो हमारा बर्सा होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड, ये सब ड्राई अप हो जाता है जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट का लुब्रिकेशन कम हो जाता है और ये स्टिफ होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये स्टिफ हो जाएगा वैसे ही इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा और पेन बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये एक नॉर्मल जॉइंट है, एकदम एक हेल्दी नॉर्मल जॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये फ्रोजन शोल्डर है और ये रेड वाला एरिया इन्फ्लेमेशन शो करता है, पेन शो करता है। अब फ्रोजन शोल्डर के कॉजेज क्या होते हैं, किन रीजंस की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है? फर्स्टली, इट इज इडियोपैथिक। ये एक इडियोपैथिक केस होता है फ्रोजन शोल्डर। इडियोपैथिक मीन्स इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक कॉज अननोन है, पर काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। और वो कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, पार्किंसंस डिजीज़, कार्डियक डिजीजेस। इन सब कंडीशंस में देखा जाता है कि फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर इन केसेस में हो जाता है। अदर केसेस लाइक फ्रैक्चर, सर्जरीज, मैस्टेक्टोमी, इन सब में जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाना, कोई सर्जरी हो जाना,
मैस्टेक्टोमी एक ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है। इन केसेस में भी काफ़ी टाइम तक शोल्डर की मूवमेंट कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब ख़त्म हो जाती है, सर्जरी होती है तो काफ़ी टाइम तक पेशेंट शोल्डर को मूव नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम तक मूवमेंट ख़त्म हो जाती है हमारे शोल्डर की, जिसकी वजह से ये भी आगे जाके फ्रोजन शोल्डर का केस बन जाता है। फिर आता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मीन्स मोबिलाइजेशन ना होना, मूवमेंट ना होना। जब कुछ टाइम तक शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम होगी, तो शोल्डर में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी और वो फ्रोजन शोल्डर आगे जाके डेवलप हो जाएगा। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है द मोस्ट पेनफुल स्टेज। इसमें फ्रोजन शोल्डर होना शुरू होता है। पेन, बहुत ज़्यादा पेन सीवियर होता है और मूवमेंट जो होती है, रेंज ऑफ मोशन जो होता है, कम होता रहता है। यानी कि इसमें पेन भी होता है और पेन की वजह से भी और स्टिफनेस की वजह से भी शोल्डर का मूवमेंट कम होती जाती है धीरे धीरे। फिर आता है सेकंड स्टेज, जो कि है फ्रोजन अडहेसिव स्टेज। इस स्टेज में पेन कुछ खास ज़्यादा ना ही बढ़ता है, ना ही कुछ खास कम होता है, पर मूवमेंट सबसे कम हो जाती है। शोल्डर को मूव करना सबसे ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, शोल्डर की मूवमेंट सबसे ज़्यादा कम होती है, मिनिमम पे आ जाती है सेकंड स्टेज में। फिर आती है थर्ड स्टेज, जो कि है थॉइंग स्टेज। इस स्टेज पे ये एक रिकवरी स्टेज है। इस स्टेज पे आके सेकंड स्टेज के बाद पेन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट भी बढ़नी शुरू हो जाती है। जो मूवमेंट यहाँ पे थी फिर धीरे धीरे कम होके सेकंड स्टेज पे एकदम मिनिमम पे आ गई, वो मूवमेंट थर्ड स्टेज में वापस ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। जितना स्टिफ सेकंड स्टेज पे शोल्डर था उतना ठीक होके इस पे मूव होना शुरू हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है, थर्ड स्टेज पे कम होना शुरू हो जाता है। ये देखते हैं, ये है ग्राफ पेन और मूवमेंट का। स्टेज 1 जो हमारा पेनफुल स्टेज है, फ्रीजिंग स्टेज, इस पे पेन काफ़ी ज़्यादा है और मूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे पेन आ रहा है वैसे मूवमेंट कम हो रही है। और सेकंड स्टेज पे मूवमेंट अपने मिनिमम पे है, सबसे कम, सबसे लीस्ट पे आ रही है सेकंड स्टेज में। और फिर आती है थर्ड स्टेज, जिस पे रिकवरी शुरू हो गई है, मूवमेंट भी बढ़ गई है और पेन भी सबसे मिनिमम पे आ गया है। अब इन्वेस्टिगेशंस, कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर ही है। अब फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे दिख जाता है कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर ही है। पर कोई और कंडीशन का पेन तो नहीं है, कंफर्म होने के लिए हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करवा देते हैं। एक्सरे से पता चल जाता है कि ये पेन कोई फ्रैक्चर की वजह से या किसी इस तरह की वजह से, फ्रैक्चर वगैरह की वजह से तो नहीं है। और अगर इसमें फ्रैक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली ये कोई और मस्कुलर या लिगामेंट का कंडीशन है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, जैसे कि बाकी डिजीजेस जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी और कोई ट्यूमर, इनकी वजह से पेन आता है तो वो कंफर्म हो जाता है अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करने की वजह से। पर फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं। अब अगर हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फ्रोजन शोल्डर के लिए कंफर्म होने के लिए कि हाँ ये केस फ्रोजन शोल्डर ही है, हम कैप्सुलर पैटर्न टेस्ट कर सकते हैं। इसमें शोल्डर और एल्बो पोजीशन 90 डिग्री होती है और एक्सटर्नल रोटेशन करवाई जाती है, जिस पे पेन इंक्रीज होने या फिर पेन आ जाने पे ये कंफर्म हो जाता है, दिस शोज कि टेस्ट इज पॉजिटिव, दिस शोज कि हाँ फ्रोजन शोल्डर ही है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ऑल्दो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, बट इन एक्सट्रीम केसेस, इन केसेस ऑफ अनबेरेबल पेन, जब पेन बहुत ज़्यादा हो तब हम पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर्स ले सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए हॉट पैक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस थेरेपी यूज़ की जाती हैं।
बाकी मैनुअल थेरेपी जैसे कि कैल्टन बॉन्ड मोबिलाइजेशन, मुलिगन मोबिलाइजेशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी करवाई जा सकती हैं फ्रोजन शोल्डर के केस में। बिफोर स्टार्टिंग विथ, पर ये सब हो गया कि क्या ट्रीटमेंट हम लोग फिजियोथेरेपी सेंटर में हो सकता है, पर अगर हम खुद से घर पे ट्रीटमेंट करें तो उसके लिए क्या है। बिफोर किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले इट्स बेटर कि हम 10 मिनट्स के लिए हॉट पैक ज़रूर लगाएं। 10 मिनट्स का हॉट पैक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज कर देगा और एक्सरसाइजेस के दौरान इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर आप 10 मिनट्स के लिए हॉट पैक ज़रूर अप्लाई करें। अब क्या एक्सरसाइजेज हैं जो फ्रोजन शोल्डर के लिए हम घर पे खुद से कर सकते हैं। ये है शोल्डर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइजेस कैसे हैं, जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि इसने दोनों हाथों को जॉइन करा है, ठीक वाला हाथ भी, फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी, और दोनों को ऊपर लेके गए हैं। ये मूवमेंट हम 10 to 12 टाइम्स इन अ गो, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, पर हम रिपीट कर सकते हैं। हाथ को उतना ऊपर लेके जाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लेकर जा सके, दोनों हाथों को पकड़ के, और ठीक वाला हाथ फ्रोजन शोल्डर वाले हाथ को सपोर्ट करेगा। अब उसी तरह दोनों हाथों को पकड़ के या फिर किसी स्टिक की मदद से साइड वाइज लेफ्ट और राइट भी किया जा सकता है। ये हमें शोल्डर का पूरा मूवमेंट करना है, जो इसमें स्टिफनेस आई है उसको ठीक करना है और वापस मूवमेंट शुरू करनी है। तो इसमें हाथ को इस तरीके से पूरा ऊपर लेके जाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। उसी तरह राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब इसके बाद ये एक तरीका है, इसमें हम या तो कोई टावल या फिर कोई चुन्नी पकड़ सकते हैं। ये है हमारा फ्रोजन शोल्डर वाला शोल्डर, ये है नॉर्मल आर्म। अब नॉर्मल आर्म से ऊपर पकड़ा, अफेक्टेड आर्म फ्रोजन शोल्डर वाले आर्म से यहाँ पे पकड़ा और इसको इस हाथ की मदद से ऊपर लेके गए, जिससे कि इस शोल्डर की भी मूवमेंट होगी और इसकी स्टिफनेस में मदद मिलेगी। ऐसे ऊपर लेके आना, नीचे लेके जाना भी किया जा सकता है। अब एक और एक्सरसाइज देखते हैं। इसे हमने हमारा जो फ्रोजन शोल्डर वाला आर्म है, दोनों आर्म्स को दीवार पे लगाया और स्लाइड करते हुए ऊपर लेके जाना है, स्लाइड करते हुए नीचे लेके जाना है। मेक श्योर हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमें एरिया बढ़ाना है ताकि इसकी स्टिफनेस भी ख़त्म हो। थैंक यू।